नमस्कार दोस्तों। हमने कंप्यूटर की लास्ट क्लास में पढ़ा था मेमोरी। सबसे पहले हमने मेमोरी की जानकारी पढ़ी कि मेमोरी का क्या काम होता है, कंप्यूटर में क्यों मेमोरी आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मेमोरी के हमने प्रकार पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी की अगर मुख्य रूप से आपसे प्रकार पूछे तो मुख्य रूप से मेमोरी के टाइप्स जो है, प्रकार जो है, वो दो प्रकार है। और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं तो वो हमने कल पढ़ लिया था कि प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी जो है, प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। तो कौन कौन सी मेमोरी हमने पढ़ी थी? प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। और इसके बाद में दूसरा जो प्रकार पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। अब ये जो प्राथमिक मेमोरी है, इस प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी, या इसके अलावा हम इसे प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं। या फिर दूसरी जो सेकेंडरी मेमोरी है, इस सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी, या हम कह सकते हैं इसे सहायक मेमोरी, या इसी को हम कह सकते हैं स्थायी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, द्वितीयक मेमोरी जो होती है, ये एक स्थायी मेमोरी होती है। इसमें हम डाटा को कंप्यूटर ऑफ करने के बाद, कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद भी इसमें सुरक्षित रख सकते हैं। कौन सी मेमोरी में? सेकेंडरी मेमोरी में, या मैं कहूँ द्वितीयक मेमोरी में। इसके बाद हमने प्राथमिक मेमोरी के प्रकार पढ़े थे कि यह जो प्राथमिक मेमोरी है, यह प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो प्राथमिक मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है, तो कल हमने चर्चा की थी सबसे पहले रैम की। रैम में आपको एक तो ध्यान में रखना है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो रैम के फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का आपसे पूरा नाम पूछे, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम का काम क्या होता है? रैम का काम होता है जो भी हम इनपुट देते हैं, जिस भी इनपुट डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, उन डेटा को प्रोसेसिंग से पहले, फिर जब सीपीयू उसका परिणाम तैयार करेगा, उस पर प्रक्रिया करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग से पहले जो स्टोर का काम होता है, प्रोसेसिंग से पहले इनपुट किए गए डाटा जो स्टोर होते हैं वो इसी रैम में होते हैं। जैसे जैसे सीपीयू को आवश्यकता होती है, वैसे वैसे सीपीयू रैम से डाटा को लेता जाता है और उसकी पर प्रोसेसिंग करता है, उस पर परिणाम तैयार करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी भी इनपुट उपकरण के द्वारा, किसी भी इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को जब भी कोई डेटा इनपुट किया जाए, तो इनपुट करते ही वो तुरंत जो है वो स्टोर कहाँ पर होते हैं, तो वो तुरंत रैम में स्टोर होते हैं। जैसे हम डेटा इनपुट करेंगे, इनपुट करते ही डेटा रैम में स्टोर होगा, और जैसे जैसे सीपीयू को आवश्यकता होगी वहां से डेटा वो लेता जाएगा। इसके बाद रैम के हमने प्रकार पढ़े थे। रैम के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसका नाम होता है डी रैम। डी रैम।
दूसरा जो रैम का प्रकार होता है उसका नाम होता है एस रैम, डी रैम और एस रैम। तो रैम से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि रैम के प्रकार कितने होते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है, दो प्रकार ध्यान में रखना है, एक डी रैम और दूसरा एस रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे, इसका पूरा नाम पूछे, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम और एस रैम दोनों में अंतर क्या है? डी रैम जो होती है, इस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इस रैम को क्या करना होता है? बार बार रिफ्रेश करना होता है। और इस कारण, इसके अलावा ये जो रैम है इसकी स्पीड जो है वो स्पीड स्लो होती है, स्पीड इसकी कम होती है, और एस रैम की तुलना में ये सस्ती होती है। इसके बाद एस रैम जो है, एस रैम को क्या है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। एस रैम की जो गति है वो डी रैम की तुलना में अधिक होती है। दोनों में अगर आपसे स्पीड पूछे, दोनों में अगर आपसे गति पूछे कि डी रैम और एस रैम में ज्यादा गति किसकी होती है, तो ज्यादा जो कार्य करने की स्पीड जो होती है वो एस रैम की होती है। एस रैम की अगर फुल फॉर्म की बात करें, इसका पूरा नाम की अगर बात करें, तो पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह जो रैम होती है इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं है। कौन सी मेमोरी को? कौन सी रैम को? एस रैम जो है, एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि डी रैम जो है, इस डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना होता है, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना होता है। इसके अलावा मेमोरी का एक प्रकार और होता है रैम, वो जो रैम के अंदर ही है, रैम का ही भाग है, वो होता है कैश मेमोरी। वैसे एस रैम का ही भाग है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की जो है वो सबसे ज्यादा गति होती है, यानी कैश मेमोरी के अंदर है उस प्रकार के डेटा को रखा जाता है जिन डेटाओं की सीपीयू को बार बार आवश्यकता हो। जैसे मान लो हम कोई फाइल बना रहे हैं, उस फाइल के अंदर किसी डेटा की हमें बार बार आवश्यकता पड़ रही है, तो उस प्रकार के डेटा जो है वो कैश मेमोरी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। यानी जिन डेटाओं का सीपीयू बार बार उपयोग में लेता है, उस प्रकार के डेटा जो है, उस प्रकार के डेटा कैश मेमोरी में सुरक्षित रहते हैं, ताकि वहां से बार बार लेकर के सीपीयू काम में ले सके। इसके बाद प्राथमिक मेमोरी के अंदर ही पहला भाग हमने पढ़ लिया रैम, और इसके अलावा एक दूसरा भाग और आता है, उसका नाम है रोम। रोम, रैम और रोम को लेकर के कई बार क्वेश्चन आता। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी प्रकार हमें रोम की भी फुल फॉर्म, रोम का भी पूरा नाम ध्यान में रखना। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम का अगर पूरा नाम, रोम की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछे, तो रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रीड ओनली मेमोरी। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रोम का क्या क्या होता है? अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि रीड ओनली, इसमें सूचनाओं को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जाता है। इसमें सूचनाओं को क्या किया जाता है? रीड ओनली। देखो नाम से ही पता चल रहा है, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसमें सूचनाओं को सिर्फ पढ़ा जाता है, जबकि रैम जो है, रैम में हम सूचनाओं को पढ़ भी सकते हैं और सूचनाओं को लिख भी सकते हैं। तो रैम में पहली विशेषता तो यह हो गई इसकी कि इसमें सूचनाओं को, इसमें सूचनाओं को
सिर्फ, साथ साथ में नोट कर लो भी, सूचनाओं को सिर्फ रीड ओनली, या ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सिर्फ पढ़ा जाता है। इसमें सूचनाओं को क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम सूचनाओं को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रोम की और विशेषता क्या हो जाएगी, रैम जो है, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि रैम जो है एक टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी का मतलब रैम एक अस्थायी मेमोरी है। रैम में डेटा तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक अपना कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो ऑफ करते ही रैम से डेटा गायब हो जाएंगे। जबकि रोम जो है, रोम एक स्थायी मेमोरी है। तो यह भी यहां लिख सकते हो, यह एक स्थायी मेमोरी है। यह एक स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी है। इसके अलावा जैसे रैम जो होती है, रैम वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। रैम की जो मेमोरी की दो प्रकृति हमने पढ़ी थी कि एक प्रकृति होती है वोलेटाइल और दूसरी प्रकृति होती है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल प्रकार की जो मेमोरी होती है वो अस्थायी प्रकार की होती है, और जो नॉन वोलेटाइल प्रकृति की मेमोरी होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। तो इसकी प्रकृति हम यहां लिख सकते हैं, यह है नॉन वोलेटाइल प्रकृति की मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल प्रकृति की मेमोरी है। तो रैम कौन सी प्रकृति की मेमोरी थी, रैम वोलेटाइल प्रकृति की थी, जबकि रोम जो है, रोम नॉन वोलेटाइल प्रकृति की मेमोरी है। यहां हम लिख सकते हैं अर्थात इसमें सूचनाएं तब भी स्टोर रहती है इसमें सूचनाएं तब भी स्टोर रहती है जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। रैम जो होती है, रैम के अंदर है, कंप्यूटर को ऑफ होने के बाद में उसमें सूचनाएं नहीं रहती। जबकि रोम जो है, रोम में जैसे ही कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो गया तो इसके अंदर जो भी सूचनाएं हैं, जो भी डेटा है, वो सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट, अब रोम के अंदर क्या चीज होती है, कौन से प्रोग्राम होते हैं, तो वो चीज भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो भी आवश्यक प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे रोम में स्टोर होते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम स्टोर होते हैं। आवश्यक प्रोग्राम स्टोर होते हैं। रोम जो है, रोम में कंप्यूटर को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो उसको ऑन करते टाइम
जिन प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है वो प्रोग्राम रोम में स्टोर होते हैं। रोम एक स्थायी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल प्रकृति की मेमोरी है। चलो ऑन का यहाँ नाम आ गया तो एक शब्द कंप्यूटर में कई बार पूछा भी जाता है परीक्षा में, बूटिंग। परीक्षा में एक शब्द पूछा जाता है बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर को ऑन होने की जो प्रक्रिया है, कंप्यूटर को ऑन होने की जो प्रक्रिया होती है वो बूटिंग कहलाती है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कंप्यूटर को ऑन होने की प्रक्रिया कंप्यूटर को ऑन होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। बूटिंग कहलाती है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है भी कि बूटिंग जो है, बूटिंग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, या इस तरीके से पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है वो बूटिंग कहलाती है। रोम के अंदर क्या होते हैं, कंप्यूटर को जो ऑन करते हैं, ऑन करने के लिए जो आवश्यक प्रोग्राम्स जो होते हैं, ऑन करने के आवश्यक प्रोग्राम रोम में स्टोर होते हैं। तो ये शब्द थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखना कि भी बूटिंग वाला, बूटिंग का कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। या इस प्रकार से पूछ लेंगे कि कंप्यूटर को चालू करना जो है वो किस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर को चालू करना बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोम के प्रकार। जिस प्रकार से हमने रैम के प्रकार पढ़े थे, डीरैम और एसरैम, उसी प्रकार रोम के भी कुछ प्रकार होते हैं। रोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ है रोम। रोम के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, तो इन प्रकार की हम चर्चा करें। जिस प्रकार से उसमें डीरैम और एसरैम था, उसी प्रकार रोम का जो पहला प्रकार है, पहले प्रकार का नाम है पी रोम। पी रोम। जिस प्रकार से डीरैम की हमने फुल फॉर्म ध्यान में रखी थी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी प्रकार पीरैम की भी हमें फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। तो पीरैम का पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। आर का मतलब होता है रीड, ओ का मतलब होता है ओनली, और एम का मतलब होता है मेमोरी। प्रोग्रामेबल, रीड ओनली, मेमोरी। फिर रोम की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछे तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम पी का मतलब प्रोग्रामेबल ध्यान में रखना है। बाकी रोम की जो फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, बाकी तो वही नाम आ रहा है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये जो पी रोम है, पी रोम की विशेषता क्या है? जिस प्रकार से रैम के अंदर रैम के जो अलग अलग भाग थे, उसी प्रकार ये रोम का जो भाग है, इस रोम के भाग की विशेषता क्या है? तो ये पी रोम जो होता है, इसमें कोई भी प्रोग्राम अगर हम एक बार स्टोर कर दें, या मैं कहूं उसके अंदर कोई भी डेटा एक बार अगर लिख दें तो उसे हटाया नहीं जाता, यानी स्थायी रूप से इसमें सेव हो जाता है। यह पी रोम की विशेषता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसमें स्टोर प्रोग्रामों को हटाया नहीं जा सकता, अर्थात इसमें एक बार लिखा और एक बार लिखा हुआ जो होता है उसको बार बार पढ़ा जा सकता है। यानी लिखने का काम जो है, या मैं कहूँ स्टोर करने का काम जो है, इसमें एक बार ही होता है और उसको हम बार बार पढ़ सकते हैं। तो इसकी विशेषता में आप लिख सकते हो कि पी रोम जो होता है, पी रोम का क्या काम होता है।
तो यहाँ हम इसकी विशेषता में लिख सकते हैं कि इसमें स्टोर है, इसमें स्टोर प्रोग्रामों को इसमें स्टोर प्रोग्रामों को हटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब अगर इसमें एक बार भी कोई भी प्रोग्राम स्टोर हो गया तो वो स्थायी हो गया, उसको हम हटा नहीं सकते। अर्थात इसमें इसमें एक बार लिखा इसमें एक बार लिखा और बार बार पढ़ा जा सकता है। केवल लिख इसमें एक बार सकते हैं, और एक बार कोई भी प्रोग्राम इसमें लिख दिया, उस प्रोग्राम को हम बार बार पढ़ सकते हैं। तो ये पी रोम की विशेषता होती है। रोम के जो प्रकार हैं, रोम के प्रकार में हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं। पहले प्रकार का नाम है पी रोम। पी रोम एक तो फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा विशेषता क्या होती है इसकी? इसकी विशेषता इसमें स्टोर किए गए किसी कोई भी जो प्रोग्राम है, इसमें हम अगर एक बार स्टोर कर दिया तो उसको हटा नहीं सकते, वो स्थायी रूप से इसमें स्टोर हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें केवल एक बार लिखा जाता है, यानी लिखा जो है इसमें केवल एक बार जाता है, और एक बार लिखे हुए को हम बार बार उसको पढ़ सकते हैं, बार बार वो पढ़ा जा सकता है। तो यह रोम का पहला प्रकार हो गया। अब बात करें रोम के दूसरे प्रकार की। पहले की विशेषता हो गई कि इसमें कोई भी प्रोग्राम अगर हम लिख देते हैं तो वो प्रोग्राम मिटाया नहीं जा सकता। दूसरी जो विशेषता है, दूसरा होता है ई पी रोम। पहला रोम का प्रकार था ई पी रोम, और दूसरा जो रोम का प्रकार है वो ई पी रोम। अब इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। ईपी रोम की फुल फॉर्म, ए का मतलब होता है इरेजेबल, इरेजेबल। इरेजेबल, ERASABLE, इरेजेबल। अब पी रोम आगे की जो फुल फॉर्म है वो हमने पहले में पढ़ी थी, वही है सेम, प्रोग्रामेबल। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, और आर का मतलब रीड ओनली मेमोरी। दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म होगी इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ इरेजेबल नाम से ही पता चल रहा है, इरेजर हम किसे बोलते हैं? रबड़ को, जिसके द्वारा हम मिटा सकते हैं। तो ये दूसरा जो रोम का प्रकार है, इसमें से डाटा को मिटाया जा सकता है। यानी इसमें अगर कोई भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हमने स्टोर कर दिया, और हमें अगर आवश्यकता हो गई कि उस प्रोग्राम को हमें हटाना है, तो वो प्रोग्राम हम इसमें से हटा सकते हैं। परंतु हटा कैसे सकते हैं, किसके द्वारा हटाया जाता है, यह हमें ध्यान में रखना है। पहला जो प्रकार पड़ा है पी रोम, उसमें अगर हमें आवश्यकता हो गई प्रोग्राम को हटाने की, तो वो प्रोग्राम हम नहीं हटा सकते। पी रोम में से एक बार कोई भी प्रोग्राम स्टोर कर दिया, उस प्रोग्राम को नहीं मिटाया जा सकता। जबकि दूसरा रोम का जो प्रकार है ईपी रोम, फुल फॉर्म इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी,
इसमें से प्रोग्राम को हटा सकते हैं, परंतु हटा कैसे सकते हैं यह हमें ध्यान में रखना है। तो पराबैंगनी किरणों के द्वारा इसमें से प्रोग्राम को मिटाया जाता है, प्रोग्रामों को हटाया जाता है। तो यहां आप लिख सकते हैं इस प्रकार की या सीधा हम लिख सकते हैं इसमें से आवश्यकता होने पर इसमें से आवश्यकता होने पर प्रोग्राम को हटाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर प्रोग्राम को हटाया जा सकता है। दूसरा जो रोम का प्रकार है उसमें हमें कोई भी आवश्यकता होगी तो हम प्रोग्राम को हटाया जा सकते हैं। और नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ये पहले से जो इसमें स्टोर प्रोग्राम है उस स्टोर प्रोग्राम को हटा सकते हैं और उस प्रोग्राम को हटा करके उसकी जगह नया प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो विशेषता इसकी ध्यान में रखनी है। दूसरा जो रोम का प्रकार है ईपी रोम, इसमें से हम आवश्यकता होने पर प्रोग्राम को हटा भी सकते हैं और उसकी जगह नया प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। एक लाइन और ध्यान में रखना, इस मेमोरी को पराबैंगनी किरणों से हटाया जाता है। पराबैंगनी किरणों के द्वारा हटाया जाता है। इसमें कोई भी प्रोग्राम अगर लिखा हुआ है उस प्रोग्राम को हमें हटाना है तो उस प्रोग्राम को हटाने के लिए किस प्रकार की किरणों को काम में लिया जाता है तो वो ध्यान में रखना है। पराबैंगनी किरण है यानी अल्ट्रा वॉइज रेज के द्वारा इसमें से प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है। तो रोम के दो प्रकार पढ़े हैं। पहले वाला जो प्रकार पढ़ा उसमें अगर हमने एक बार कोई प्रोग्राम लिख दिया तो उस प्रोग्राम को नहीं मिटा सकते, जबकि दूसरा जो प्रकार पढ़ा है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें अगर हमें आवश्यकता हो गई कि एक बार जो प्रोग्राम लिख दिया उस प्रोग्राम को हटा करके कोई नया प्रोग्राम लिखना है तो हम उसको पराबैंगनी किरणों से हटा सकते हैं। रोम का तीसरा प्रकार है, पहला पी रोम, दूसरा ईपी रोम और तीसरा जो प्रकार है वो है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम की हमें एक तो फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ALECTRI इलेक्ट्रिकल, बाकी वही है
EPROM की जो फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। पहले वाला जो ई है इसका ध्यान में रख लेना, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। पी का मतलब प्रोग्रामेबल। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। तीसरा जो इसका प्रकार है, डबल EPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यह जो तीसरा रोम का प्रकार है, इस प्रकार के में से ही ये तो तय हो गया कि इरेजेबल नाम आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी अगर प्रोग्राम हमने लिख दिया या कोई प्रोग्राम ऐड कर दिया तो उस प्रोग्राम को हम मिटा तो सकते हैं, पर इसमें से प्रोग्राम को मिटाएंगे कैसे। दूसरा जो EPROM वाला पढ़ा था उसमें प्रोग्राम को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें प्रोग्रामों को मिटाने के लिए पहले नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल, तो इसमें विद्युत किरणों के द्वारा इसमें से हम प्रोग्राम को मिटा सकते हैं। तो यहां लिख सकते हो आप, इसमें प्रोग्रामों को विद्युत किरणों के द्वारा हटाया जा सकता है। विद्युत किरणों के द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा जो हमने प्रकार पढ़ा था EPROM, उसमें प्रोग्राम को मिटाने के लिए, उस रोम में प्रोग्राम को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। जबकि तीसरा जो प्रकार है डबल EPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें प्रोग्राम, ये लिखा हुआ जो प्रोग्राम है उसको मिटाने के लिए विद्युत की किरणों का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत की किरणों के द्वारा हम मिटा सकते हैं। तो ये हो गई अपनी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के जो भाग थे, रैम और रोम, दोनों को हमने पढ़ लिया। आज हमने पढ़ना शुरू किया था रोम को। सबसे पहले रोम की एक तो फुल फॉर्म ध्यान में कि रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें से डेटा को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का काम होता है, इसमें लिखे हुए डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। और रोम जो है एक स्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है, रैम जो है वो एक अस्थायी प्रकृति की मेमोरी है, या हम इसको नॉन वॉलेटाइल, और रैम जो है उसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी इसमें डाटा जो है, कंप्यूटर को अगर हमने ऑफ कर दिया तो उसके बाद भी इसमें डेटा स्टोर रहते हैं। इसके बाद हमने पढ़े इसके प्रकार, बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन होने की जो प्रक्रिया होती है वो बूटिंग कहलाती है। इसके बाद रोम के प्रकार, पहला जो प्रकार है PROM, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी विशेषता क्या है कि ये जो पहला प्रकार है, इसमें अगर हमने एक बार किसी डेटा को स्टोर कर दिया तो स्टोर डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। यानी कोई भी प्रोग्राम अगर इसमें एक बार लिख दिया तो उस प्रोग्राम को हम हटा नहीं सकते। दूसरा इसका प्रकार हमने पढ़ा है EPROM, फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें नाम आ रहा है इरेजेबल, तो इस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें से डेटा को हम, प्रोग्राम को हम मिटा तो सकते हैं, लेकिन मिटाने के लिए विशेष किरणों का प्रयोग किया जाता है, और वो किरणें कौन सी होती है, पराबैंगनी किरणें होती है। तीसरा इनका जो प्रकार है डबल EPROM, अब इसमें से भी हम प्रोग्राम को हटा सकते हैं, प्रोग्राम को मिटा सकते हैं,
परंतु इसमें प्रोग्रामों को मिटाने के लिए एक विशेष किरणों का प्रयोग होता है, वो इसमें होता है विद्युत किरणों का उपयोग। विद्युत किरणों के द्वारा ही इसमें से प्रोग्राम को हटाया जाता है। तो ये अपनी प्राइमरी मेमोरी हो गई। इसके बाद मेमोरी का दूसरा जो भाग हमने पढ़ा था, दूसरा कौन सा पढ़ा था? द्वितीयक मेमोरी, या हम उसको कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या इसी को हम द्वितीयक मेमोरी, या इसी को हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, इस सेकेंडरी मेमोरी को ही सहायक मेमोरी कहा जाता है, या इसी को हम द्वितीयक मेमोरी कह सकते हैं। अब इस मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी जो है, द्वितीयक मेमोरी जो है, इस मेमोरी की विशेषता क्या होती है? तो वो ध्यान में रखना है कि इस मेमोरी में अगर कोई डेटा या सॉफ्टवेयर है या कोई परिणाम है, उसको हम स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। यह सहायक मेमोरी होती है, तो हमें कोई भी डेटा, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कंप्यूटर के द्वारा दिया गया रिजल्ट, जो परिणाम है, उस परिणाम को स्थायी रूप से इसमें स्टोर करके रखा जा सकता है। इसका प्रयोग जो है मुख्यतः अगर हमें किसी प्रोग्राम का या किसी रिजल्ट का अगर बैकअप रखना है, किसी भी डेटा का अगर बैकअप रखना है, तो बैकअप रखने के लिए जिस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, उन सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में अपने कोई भी डेटा है, उस डेटा का हमें बैकअप रखना है, उसे स्थायी रूप से सुरक्षित हमें रखना है, तो उसके लिए सेकेंडरी प्रकार की, द्वितीयक प्रकार की मेमोरी ही काम में ली जाती है, और यह एक स्थायी मेमोरी होती है भी। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इस मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी के आगे लिखना है, इस मेमोरी में डेटा अब डेटा भी हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर के अलावा परिणाम भी हो सकता है। परिणामों को, सॉफ्टवेयर परिणामों को स्थायी रूप से स्थायी रूप से सहायक मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। स्थायी रूप से जो अब सहायक मेमोरी है, इस सहायक मेमोरी में हम स्टोर कर सकते हैं। सहायक सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में हमें ध्यान में रखना है कि इस मेमोरी में डेटा या सॉफ्टवेयर या जो परिणाम है, उस परिणाम को या उस परिणाम को हम स्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम अध्ययन करते हैं।